क्वेश्चंस को थोड़ा सा वो डिफरेंट स्टेटमेंट हो जाए ना बेटा, उससे ना घबराया करें। आपने अपने मेथड्स को, अपनी चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास में भी कई बार ये बात बताई है कि वो कॉन्सेप्ट्स तो नहीं बदल सकता, वो सिर्फ उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को घुमा फिरा के पूछ रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, उसने कहा डी इज़ द पॉइंट 4 6 एंड ई इज़ द पॉइंट ई, और जैसे ही वो किसी पॉइंट के अंदर आपको नंबर्स नहीं दे रहा, कहीं भी उसने कोई चीज़ मिस कर दी है, एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, तो आप देख लें कि एक तो उसने 4 6 दे दिया, तो इसका मतलब कहीं आगे उसने कोई ना कोई काम ऐसा करना है जिससे हमें ये चीज़ें फाइंड करवा रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही होंगे। अब उसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ डी ई इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब एक चीज़ और भी देखें, खैर इसमें ना ही देखें तो बेहतर है, उसकी रीज़न ये है कि पेपर 2 है, पेपर 1 में ऐसा हो रहा होता है समटाइम्स। ये ऊपर वाले क्वेश्चन को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। मैं अच्छा, अब इसमें देखिए उसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ डी ई इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ डी ई का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई। हम उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, वी यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला करते हैं तो वो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर है, उसका फिर स्क्वायर रूट आता है। तो यहाँ वही चीज़ उसने हमें आंसर दे दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट को उसने मिसिंग दे दिया। मिसिंग ही कहेंगे ना, क्योंकि पॉइंट तो लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर नंबर्स नहीं है, लेटर्स दे दिए। अब हम इसको डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए, जैसे आपके पास है x1 है ये और y1 है, और ये आपका x2 है और y2 है। ये क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक और गलती भी बच्चे बहुत कर रहे होते हैं, तो वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब ऑब्वियसली जब आपके पास x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। लेंथ डी ई मीन्स डिस्टेंस बिटवीन डी ई। तो डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है, हम x1 माइनस x2 कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे x1 हमारे पास 4 है, चलो मैं 4 नहीं, मैं x2 माइनस x1 कर रहा हूँ। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे ऑर्डर भी बदल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा x2 माइनस x1 करना हमारा कन्वीनियंट होगा, विल मेक नो डिफरेंस बट कन्वीनियंट होगा। कोशिश हमेशा ये करें कि अपना काम आसान रखें। तो x2 माइनस x1 कहूँगा तो दैट विल बिकम e माइनस 4 इसका स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन होता है, फार्मूला का है ये। और फिर सेकंड में क्या होगा, e यानी दिस इज y2 माइनस y1, तो ये आ गया। और इसका स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो दैट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला दैट टेल्स। अब उसने भी इसका आंसर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ई अननोन था, तो उसने यहाँ कहा कि दिस इज इक्वल टू 20, नॉट 20 सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये उसने मैं दे दिया यहाँ पे। अब दूसरी मिस्टेक जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि यहाँ पे उसने आपसे अलजेब्रा भी चेक कर लिया। बेसिकली जब अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास अलजेब्रा है ना, तो वी हैव टू एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई दैम, तो वो वाला क्वेश्चन उसने यहाँ पे दे दिया। और ये परफेक्ट स्क्वायर है, और जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर को खोलते हैं, दो टर्म्स हो आपके पास, बीच में प्लस या माइनस वॉट एवर इट देयर इज एन होल स्क्वायर है, तो जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हम आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए यानी ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो यहाँ ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, वो होता है ए स्क्वायर, यानी पहले आएगा ई का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी 2 टाइम्स ई टाइम्स 4, और प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। ये आपका पहले e माइनस 4 का एक्सपेंशन के बाद ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद बीच के इसके दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है, तो वो प्लस फार्मूले वाला आ जाएगा। और सेम वे हम ये जो दूसरी आइडेंटिटी है इसको भी वैसे ही एक्सपेंड करेंगे, यानी ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए टाइम्स बी और प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, क्योंकि हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए माइनस बी वाली, तो इसलिए हम 6 के साथ माइनस नहीं ले रहे, क्योंकि वो तो फॉर्मूले में आ गया ना, माइनस ए माइनस बी है, तो ए आपके पास ई हो गया, और माइनस की आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो माइनस वो वाला हो गया, और बी हमारे पास सिर्फ 6 हो जाएगा। और इसके बाद इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको फर्दर एक्सपैंड तो हमने कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ओपन करते हैं फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले वाला जो पार्ट है वो हमारे पास आ गया ई स्क्वायर
-8e प्लस 16, और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो हमारे पास आ गया e² माइनस 12e प्लस 36, और फिर ये इसका स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास, और इस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब हमारे पास एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा, वी नीड टू सिंप्लीफाई देम। अब इस पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास यहाँ e² है और यहाँ पे भी e² है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं तो 2e² हो जाएगा हमारे पास। -8e है और -12e है, तो ये आपके पास -20e हो जाएगा, और प्लस 16 प्लस 36 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 52 हो जाएगा मेरे ख्याल में। चेक करते हैं साथ साथ कि मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है। 6 + 6 12, 1 कैरी हो गया, 3 + 1 4 + 1 5 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास, तो इस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई, वी हैव सिंप्लीफाइड। अगेन देखिए आप यहाँ उसने इस क्वेश्चन के अंदर अलजेब्रा भी डाल दिया, ज़ाहिर है जहाँ पे अननोन आएगा तो फिर हमें इक्वेशन बना के अलजेब्रा तो करना ही पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट, टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट, क्योंकि पूरा पूरा तो हम वी विल टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। सिर्फ मुझे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट, क्योंकि होल स्क्वायर रूट था तो वी हैव टेकन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे हमारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी विल लेफ्ट विद 2e² माइनस 20e प्लस 52, और ये क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो इज इक्वल टू 20 आ गया आपके पास। अब अगेन देखें, हमने जो सबसे पहली लाइन लिखी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, उसके बाद सारा अलजेब्रा हो रहा है यहाँ पे। अब उसने हमें जो हमारी इक्वेशन बनी है, मैंने आपसे अभी पहले भी ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी कुछ अननोन होगा उससे कुछ ऐसी चीज़ें गिवन होंगी जिसकी वजह से वी विल बी एबल टू फॉर्म एन इक्वेशन, और आउटपुट इक्वेशन की हमारे सिलेबस में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, इधर द इक्वेशन विल बी अ लीनियर इक्वेशन और इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे सिलेबस ओ लेवल के सिलेबस में टिल नाउ यही 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो हम उसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे और एक आंसर आ जाएगा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। अब ये सारा अलजेब्रा है, अब इस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर उसने कितनी चीज़ें चेक कर ली, एक्सपेंशन भी चेक कर लिया, अब सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें ना, आपको याद होगा कि अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, चाहे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू मेक श्योर इज़ कि राइट साइड शुड बी 0। तो हमने वो काम कर लिया, ये 2e² माइनस 20e, और जब 52 में से 20 माइनस हुआ तो 32 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे एक और काम भी हो सकता है कि हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास थोड़ा सा नंबर सिंप्लीफाइड होकर छोटे हो जाएंगे। बट अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपको बड़े नंबर्स के साथ मैनेज करना पड़ रहा होगा, लेकिन दैट विल बी करेक्ट, उसमें कोई गलती नहीं होगी, कि तब भी आंसर आ जाएगा अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते हो, दैट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी e² माइनस 10e प्लस 16 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब 16, 10 और 1 के साथ मैनेज करना थोड़ा सा ईजियर है, 2, 20 और 32 के साथ थोड़ा सा मुश्किल है, बट वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो अभी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में कोई हमें ऊपर से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना, 16 है, हाँ 8 2 हो गया हमारे पास, e² माइनस 8e माइनस 2e। आपको ये भी बता चुका हूँ, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखी हुई है, फर्स्ट और लास्ट आंसर का दोनों के साइन सेम है, तो जो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है वो ऐड होके हो रही होती है हमारे पास। देखिए -8 -2 दोनों ऐड होके -10 बनाएंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म के
साइंस डिफरेंट हो तो फिर जो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है वो सब्ट्रैक्शन के सेंस में बन रही होती है। तो ये +16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम ई कॉमन ले लेंगे यानी ग्रुपिंग। नाउ वी विल डू आफ्टर डूइंग मिड टर्म ब्रेकिंग वी विल डू ग्रुपिंग। तो ये आ जाएगा प्लस E-8 और फिर -2 है और E-8 है इज इक्वल टू 0। अब E-8 विल बी टेकन कॉमन अगेन और E-2 आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब इस क्वेश्चन अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें देखिए कितनी चीज़ें हमारी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पे रिवाइज हो गया, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू 8 हो गया और E इज इक्वल टू 2, ये हमारे आंसर्स आ गए, ये वैल्यूज़ हैं, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ E। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब आई होप कि एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड। अगर आपको थोड़ा सा याद मैं करवा दूँ, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी A-B²। अब इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं या दो चीज़ें हैं और उसके बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है और होल स्क्वायर है, तो पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं और फिर साइन हम यहाँ से बीच वाला साइन ले लेते हैं दरमियान में जो उनके, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है ना, इसको मैं क्लियरली लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास यहाँ A और यहाँ B आ जाता है और फिर +B² हो जाता है। तो इस केस में जो अभी हमने ओपन किया था ब्रैकेट को, इसमें A हमारे पास था, यदि A था ना हमारे पास E-4 था, तो E-4। तो अब यहाँ देखें आप, हमारे पास A जो है वो E हो गया और B इज़ 4, तो बाकी तो बीच में माइनस हो गया। तो पहले हमने E का स्क्वायर लिया तो वो E का आपके पास स्क्वायर आ गया, और फिर -2 टाइम्स A हमारे पास E है और B जो है हमारे पास 4 है और प्लस फिर 4 का स्क्वायर था। तो हमने यही काम यहाँ पे किया। तो जब भी आपके पास दो टर्म्स हैं और होल स्क्वायर है तो फिर आपने इसी तरह करना होगा। आपके पास 3 टर्म्स आ रही होंगी, तो E का स्क्वायर तो आपका E² ही हो गया। अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 × 2 8 हो गया, -8 E हो गया हमारे पास और टाइम्स E और +16 हो गया। आगे बात समझिए कि नहीं आई? ठीक है ना बेटा। तो ये हमेशा आप याद, क्योंकि ये बच्चे बहुत कॉमनली डन मिस्टेक है कि वो करते क्या हैं कि वो E² +16 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। जब भी दो टर्म्स हैं, होल स्क्वायर है, तो आपने हमेशा जब उसको एक्सपैंड करना है तो आपके पास 3 टर्म्स एज एन आंसर आ रही होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, फॉर्म एन इक्वेशन इन E एंड सॉल्व इट टू फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, शो योर वर्किंग। ये तो हम कर चुके हैं। अब देखिए आप एक चीज़ और नोट करेंगे, हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ई की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेटेस्ट पेपर है ये, मई-जून 22 का है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है पेपर 22 का, हमारे ही वेरिएंट का। अब आप इसमें ये देखें कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स हम कर चुके हैं जो अभी हमने किया था। इसके 5 मार्क्स क्यों हैं, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ। उसने इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा आपका अलजेब्रा चेक किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, उससे पहले आइडेंटिटीज़ को ओपन करना, ये सारी चीज़ें उसने 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपके अलजेब्रा के इसमें चेक कर लिए। एक कॉन्सेप्ट उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी चेक कर लिया। अब बी पार्ट है, उसने कहा जी f इज़ द पॉइंट -f एंड 5f। अब उसने कहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF इज़ 3/2। अब अगेन यहाँ पे भी वो हमें ग्रेडियंट दे रहा है, लेकिन ग्रेडियंट डायरेक्ट नहीं दे रहा। डी हमारे पास उसने पहले हमें दिया हुआ है, विच इज D46 है हमारे पास। ओ डी के कोऑर्डिनेट्स 4-6 हैं। अब उसने कहा द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF। पहली बात, क्योंकि F में अगेन उसने अननोन है, आपको देखें F उसने हमें, वैसे तो उसने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए ना, बट उसने दिए तो नहीं कोऑर्डिनेट्स, -f 5f लिख दिया, तो ये हमारे पास नंबर्स तो नहीं है ना, इसीलिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और फिर इक्वेशन का एक ही रूल है
कि वो या तो क्वाड्रेटिक आएगी या फिर हमारे पास लीनियर होगी। जैसी होगी उसको सॉल्व कर ले, लेट्स सी क्या होता है। अब इसमें देखें, उसने कहा था ग्रेडियंट ऑफ, नोट कीजिएगा, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ इज 3/2। जो काम हमने क्वेश्चन पहले किए 4-5 में, इसमें उसने वो चीज़ दे दी, उसने नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके दे दिया। उसने कहा जी डी एफ का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, उसका ग्रेडियंट 3/2 है। ये हम क्या करते थे, हम डी एफ का ग्रेडियंट दिया करते थे और लेके फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते थे, तो वो परपेंडिकुलर का हमारे पास ग्रेडियंट आता था। यहाँ उसने हमें वो निकाल के ही दे दिया। इसका मतलब ये है कि जो डी एफ है उसका ग्रेडियंट क्या होगा। अब ये थोड़ा सा, ये पॉइंट थोड़ा सा देखें, हल्का सा ट्रिकी है इस सेंस में कि इस केस में जो हम पीछे कर रहे थे कि हमें उसने कभी पॉइंट्स दे दिए, कभी इक्वेशन दे दी, और हमें जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो उसके परपेंडिकुलर की ग्रेडियंट फाइंड करनी थी। यहाँ उसने परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट दे दिया। आपको देखें ना, दो लाइंस हैं, से एक लाइन M1 है और दूसरी लाइन M2 है, उसका ग्रेडियंट, सॉरी M1 एक लाइन का ग्रेडियंट है, M2 दूसरी लाइन का ग्रेडियंट है। अब जो M1 है वो अगर सिंपल वाली इक्वेशन का है, लाइन का जिसकी हम बात करें, और M2 सॉरी दो लाइंस हैं जिनके ये ग्रेडियंट्स हैं, इफ़ दे आर परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे ना। अगर ये उसने 3/2 दिया है, यानी ये डी एफ का जो परपेंडिकुलर है उसका अगर हम कहते हैं कि जो उसका ग्रेडियंट M2 है, तो डी एफ का ग्रेडियंट क्या होगा, वो -2/3 होगा। क्योंकि जब इफ़ दे आर परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस जो है हमारे पास परपेंडिकुलर हैं और हम कह रहे हैं ये डी एफ का ग्रेडियंट है, तो डी एफ का ग्रेडियंट डी एफ का ग्रेडियंट 3/2 नहीं है, मैं थोड़ा सा हो गया, सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई। ये जो हमारे पास ग्रेडियंट है ना, ये जो M2 वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये डी एफ का नहीं है, दिस इज़ द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर लाइंस का है, तो डी एफ का खुद क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्योंकि इफ़ देयर आर टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो भी एक का ग्रेडियंट होगा दूसरे का ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ हमारे पास ये जो हमने लिखा है -3/2, यानी जिसको मैंने M1 कहा है, ये किस चीज़ का ग्रेडियंट होगा, ये डी एफ का होगा, द लाइन डी एफ का। क्यों, क्योंकि ये जो हमने 3/2 है, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मैं बीच में काफ़ी चीज़ें किचमिच की हैं, लेकिन आई होप कि मैंने फिर क्लियर कर दी है आपको, है ना। जो उसने हमें दिया है, उसने हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ का ग्रेडियंट दिया है, लेकिन हमने डी एफ का हमें चाहिए, क्योंकि डी एफ का हम फाइंड कर सकते हैं। हमें डी एफ का क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स हैं और एफ़ के उसने दिए हैं, जो कि हमने फाइंड, जिसकी वैल्यू एक हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसीलिए हमने अब यहाँ हमने रिवर्स किया, लेकिन रिवर्स भी तो सेम ही होगा ना। अगर किसी भी लाइन का ग्रेडियंट दिया हुआ है, उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो अब यहाँ से तो एक बात तो हमारे पास आ गई कि ग्रेडियंट ऑफ डी एफ हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ -2/3। ये तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें ये काम देगा कब, क्योंकि हमें उसने कहा जी f आपके पास है -f और 5f। ये मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा लिख रहा होता हूँ, आप इतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में ना लिखा करें, बस इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वही शो किया करें। और d हमें पहले ऑलरेडी गिवन था कि 4 और 6 है। ये जो ऊपर आंसर था, दैट इज़ द आंसर फॉर ये वाला जो है, ये तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, जो उसने कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, हम उसको, उससे हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, और फिर उस ग्रेडियंट से फाइंड करके फिर हमारा काम ये हो जाएगा कि हम वहाँ से इस दोनों को इक्वल कर देंगे, और इक्वल करेंगे तो फिर वो आपके पास क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा जी, अब इस डी एफ का ग्रेडियंट हम यहाँ से इन पॉइंट्स को यूज़ करते हो ना। अगर मैं इसको x1 और y1 कह देता हूँ, और इसको मैं x2
और y2 कह देता हूँ। तो ग्रेडियंट क्या होगा 6 माइनस 5f यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और ये हमें ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू -2/3। तो देखिए ऊपर वाले जो ग्रेडियंट है उसकी वजह से हमें फ़ायदा ये हो गया कि हमारे पास अब इक्वेशन बन गई कि हमने उन पॉइंट्स से निकाल लिया फार्मूला लगा के, और जाहिर है वो तो वैल्यूज़ उसमें हमारे पास क्योंकि एफ यूज़ हो रहा है तो वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा, वैल्यू में नहीं होगा, लेकिन उसकी वैल्यू हमने दूसरी तरफ से उठा ली, दोनों को इक्वल कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को एक स्टेप और करके सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 6 माइनस 5f ओवर 4, सॉरी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बता दिया करें अगर मैं कहीं मिस्टेक करूँ, तो x2 माइनस x1 में ये माइनस f है ना, ये सिर्फ f नहीं है, ये माइनस f है, दिस इज माइनस f। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस f हो जाएगा इज इक्वल टू माइन। अब मैंने माइनस किसी एक नंबर के साथ लगा देता हूँ मैं, क्योंकि कॉमन सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि हमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यू कैन सी हियर वी हैव गॉट एन इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिंगल फ्रैक्शन ऑन ईच साइड है, अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो, सिंगल फ्रैक्शन ऑन ईच साइड हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 3 टाइम्स 6 माइनस 5f कर देता हूँ इज इक्वल टू -2 टाइम्स 4 प्लस f। इनको ओपन कर लेते हैं, 6 3 18 माइनस 15f इज इक्वल टू -8 और -2f। अब हम इसको देखें, वी हैव गॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें पावर सिर्फ 1 होती है, 2 नहीं होती, और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, स्क्वायर आ रहा होता है, तो लीनियर है। अब आप जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, जिसने भी ये मुझसे पूछा है, वेल डन, शाबाश, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑलमोस्ट सारे अलजेब्रा भी हमारा इसके अंदर 70% अलजेब्रा भी इसमें डिस्कस हो गया, क्योंकि साथ साथ तो अलजेब्रा चल रहा है ना। जब आपके पास अननोन आएगा तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और मैंने दोनों आपको आउटपुट्स बताई थी, दोनों इस क्वेश्चन में आ गई। पहले वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, इसके अंदर हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो आपको ये भी समझ आ गया लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं। अब एफ़ वाले चीज़ें जो हम लेफ़्ट पे कर लेंगे तो ये -15f है, और दूसरी वाली टर्म जो राइट पे है उसको मैं लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दूंगा तो +2f हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ -8 था तो वहाँ से मैं 18 इधर शिफ्ट कर दूंगा तो -18 आ जाएगा। तो जी जी बेटा जी बिल्कुल श्योर करते हैं, क्योंकि हमने एफ़ का आंसर निकालना है। जो राइट पे -2f था उसको हमने इधर लेफ़्ट पे शिफ्ट किया तो -2f इधर आके +2f हो गया। और सेम मैंने ये देखना मैंने मिस्टेक कर दी, ये जो +18 था इसको मैं उधर शिफ्ट किया है मैंने, सॉरी, तो ये हमारे पास -18 ही होगा। ये +18 था ना, +18 होगा ना, ये हाँ ये भी हो गया ना। ये थोड़ी सी चीज़ें देखें, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मैं ही मुसलसल बोल रहा हूँ तो मैं भी थकता जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो बता दिया करें, ताकि एंड पे जाके बंदा दोबारा देखे कि भाई ये क्या हो गया, तो शुरू में हो जाए। वैसे तो होप आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के ना हो, लेकिन ज़ाहिर है अब ऐसा एनर्जी तो डाउन होती जाएगी ना। तो -8 + 18 -26 हो गया। इधर हमारे पास -15f + 2f है तो ये -13f हो जाएगा। तो f विल बी इक्वल टू -26 ओवर -13। ठीक हो गया जी। और ये हमारे पास अब हमारे पास कैंसलेशन कर देंगे, क्योंकि 13 2 26 होता है, माइनस से कट जाएगा, और हमारे पास ये जो 13 1 और 13 2 तो f हमारे पास 2 आ गया। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर, ये हमारे पास आ गया f = 2। उसने f को ही फाइंड करने को कहा था। और ये देखें क्वेश्चन के अंदर ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ f, तो समटाइम्स हमें हिंट भी मिल रहा होता है कि अब अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ f है तो यहाँ से ही पता चल गया हमारी इक्वेशन लीनियर ही होगी, क्योंकि लीनियर जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ही आंसर आ रहा होता है। और जबकि हम इधर अगर देखें ना, अगर मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, और अगर हम इसका क्वेश्चन 2 था ना,
इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा था दिस इज फॉर्म एन इक्वेशन इन ई एंड सॉल्व इट टू फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी तो वो एक से दो ही होती हैं, हमारे सिलेबस में दो ही होती है। क्यूबिक हमारे सिलेबस में है नहीं, उसकी 3 आंसर्स आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 आंसर्स आते हैं। तो उसका एक भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक का नहीं भी आ सकता, लेकिन मैक्सिमम 2 आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि यू कैन सी हियर कि उसने क्वेश्चन के अंदर बताया पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, और जब इसकी बात की एफ़ की तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ़, वैल्यूज़ नहीं लिखा उसने। अगर वैल्यूज़ लिखा होता तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होती। तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए। क्वेश्चंस समटाइम्स आपको बहुत सारी बातें इन्फॉर्मेशन होती है, हिडन इन्फॉर्मेशन, आपने उनको एक्सप्लोर करना होता है। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये लास्ट पार्ट जो है B2, उसने कहा इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF इज 2y इज इक्वल टू 3x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। याद है लास्ट जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ रहा था आंसर। तो मैंने कहा था कि आप बेशक इसको ऐसे ही रख दें, कोई मसला नहीं है। ये अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये वाला जो है क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 1/2। तो मैंने आपसे कहा था आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे, एक्सेप्टेबल है अगर उसने कहा नहीं है। अब कहा नहीं है वाली बात, जितनी बातें मैं आपको समझा रहा था, तो लकीली इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें उसने फिज़िकली हम देख भी रहे हैं। यहाँ पे अब उसने हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में नहीं कहा, उसने हमें कहा है कि द इक्वेशन ऑफ, आप ये गौर से पढ़ें इसको क्वेश्चन को, उसने कहा द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF इज 2y इज इक्वल टू 3x प्लस k। देखिए ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, तो वो कहते हैं इस फॉर्म में दें, और फिर वही कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि उसने वही बात, देखिए चीज़ें रिपीट हो रही हैं। परपेंडिकुलर की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसने खुद ऑलरेडी पार्ट 1 में B में उसने हमें बता दिया कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF है ना, ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो उसका ग्रेडियंट 3/2 है, उसने हमें ग्रेडियंट निकाल के दे दिया था। तो हमें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें परपेंडिकुलर का कोई काम नहीं। उसने पहली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF का ग्रेडियंट उसने ऑलरेडी हमें दे दिया हुआ है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू mx हमें उसने ऑलरेडी दे दिया हुआ था, प्लस c। यहाँ सिर्फ हमें बाइसेक्टर वाला चीज़ हमें काम देगी, और बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जो पॉइंट C के लिए हमें फाइंड करना है वो मिड पॉइंट ऑफ DF होगा। अब आप एक और बात भी यहाँ पे देख लें, हमारे पास D तो ऑलरेडी उसने खुद ही दे दिया था हमें, उससे मैं D क्या दिया था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वाज 4/6 मेरे ख्याल में था। मैं देख लेता हूँ फिर एक दफ़ा। D क्या था हमारे पास, D वाज 4/6, हाँ मुझे याद है। तो D वाज 4/6 और F जो था हमारे पास, DF की हम बात करें तो F जो था हमारे पास, F हमारे पास -f 5f था, तो हम वो तो नहीं, हम तो F की वैल्यू निकाल बैठे, F इज इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 और 10। ये पॉइंट समझ आई ना बात की। अब हमें -f और 5f लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में F की वैल्यू फाइंड कर चुके हम लोग, विच इज़ 2। अब वो वही चीज़ है कि हमें, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF की इक्वेशन लिखनी है, तो उसमें ग्रेडियंट तो उसने खुद ही पार्ट में दे दिया था, B पार्ट स्टार्ट करते ही बता दिया था हमें, वो हमने यूज़ कर लिया M को। C फाइंड करने के लिए अब हमें पॉइंट चाहिए। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF होगा, क्योंकि वो DF के मिड में से पास कर रहा होगा, तो D भी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि D भी उस लाइन के ऊपर नहीं है, F भी उस लाइन के ऊपर नहीं है। तो हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल वही चीज़ है जो हम पीछे बार बार कर रहे थे। तो मिड पॉइंट ऑफ DF क्या होगा, अब मिड पॉइंट ऑफ DF अगेन वो हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा लेंगे, विच इज़ x1 + x2/2। तो x1 हमारे पास क्या है 4,
प्लस माइनस 2 ओवर 2, ये x की वैल्यू आ गई, कॉमा y2 या y1 प्लस y2 विच इज 6 प्लस 10 ओवर 2। तो मिड पॉइंट ऑफ DF हमारे पास 4 माइनस 2 2 हो गया, तो ये 1 हो गया, 2 ओवर 2 1, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2 ओवर 2 1, और 6 प्लस 10 इज 16 ओवर 2, तो 8 आ जाएगा हमारे पास, 1 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ लेंगे और वो लेके हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस c, ताकि हमारे पास c आ सके। तो लेट्स डू इट। तो ये हमारे पास है जी y 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टाइम्स 1 प्लस c। तो ये आ गया 8 माइनस 3 ओवर 2, 3 ओवर 2 टाइम्स 1 इज़ 3 ओवर 2, उसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस वहाँ जाके हो जाएगा, तो इज इक्वल टू c है। एलसीएम लेंगे तो 2 है, तो ये 8 ओवर 1 ही होता है ना हमारे पास, तो 8 2 ज़र 16 और 2 का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम के, तो एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू c। तो 16 माइनस 3 इज़ 3, तो c हमारे पास 3 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बना देगा मेरे ख्याल में ये क्विकली ना। फिर हमने वही किया, हमने y इज इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस c किया, मिड पॉइंट फाइंड किया, और उस मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए फिर हमने ये किया कि c की वैल्यू फाइंड कर ली। इस केस में हम जब हमारे पास इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस 13 ओवर 2 आया, तो उस केस में हमने इसको एज इट इज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन के हमें कहा हुआ था कि आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो DF की लाइन है वो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस k होनी चाहिए। तो इस केस में हमें, यानी इस केस में कहीं फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रही थी, तो जब हमारे पास y इज इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस 13 ओवर 2 आया, तो हमने यानी c की वैल्यू जब हमने फाइंड कर ली, पहले मिड पॉइंट फाइंड किया, उस मिड पॉइंट के पॉइंट्स को यूज़ करते हुए c की वैल्यू फाइंड की, बिल्कुल वैसी जैसे हम पहले कर रहे थे। लेकिन अब जब हमारी इक्वेशन आई वो y इज इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस 13 ओवर 2 थी। तो ये हमारे आंसर को इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो हमें चाह रहा है कि हम ऐसा आंसर दें जिसमें फ्रैक्शन ही ना हो। तो टू गेट रिड ऑफ फ्रैक्शन हमने राइट साइड पे जो फ्रैक्शन थी उनका एलसीएम लिया, टू मेक देम सिंगल फ्रैक्शन। जब वो सिंगल फ्रैक्शन हो गया तो अब हम 2 को जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कह सकते हो इसलिए क्योंकि y के नीचे तो 1 ही है ना, तो 3x प्लस 13 तो एज इट इज़ रहेगा, और 2 जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या सिंपली जो अलजेब्रा में हम कर रहे होते हैं, 2 राइट पे डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 13 आ गया। जैसे ही हमारा 2y यानी लेफ्ट वाला मैच हुआ, साथ ही 3x जो कि गिवन था इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी वो भी मैच हो गया। दे शुड मैच विद ईच अदर, क्योंकि दे आर सेम ही है ना, सिर्फ फॉर्मेट बदला हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ जो मिसिंग है उसकी इक्वेशन में k, तो वो हमारे पास आ गया k13 है यहाँ।